वेद की बात सुनकर सार्थक पूरी तरह से कंट्रोल खो बैठा। वो लड़खड़ाते हुए वेद की तरफ बढ़ा। मैं तुझे मार दूंगा, आज तेरी लाइफ की आखिरी रात है वेद। सार्थक काफी नशे में था। उसने पास में पड़े एक हैवी स्टूल को उठाया और वेद की तरफ फेंका। वेद तुरंत साइड हट गया। यह देखकर सार्थक और ज्यादा गुस्से में आ गया और वेद को पंच मारने के लिए उसकी तरफ भागा, लेकिन वेद ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और एक जोरदार मुक्का मारा। सार्थक लड़खड़ा कर पीछे हटा और तभी उसका पैर उसी स्टूल में फंसा और वो लुढ़क कर छत से नीचे गिर पड़ा। सार्थक! वेद ने चिल्लाकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। क्या वेद को सार्थक की एक्सीडेंटल डेथ के लिए लीगली फ्रेम किया जाएगा? वेद ने चिल्लाकर उसका नाम पुकारा, सार्थक, सार्थक। वेद ने सार्थक की नब्ज चेक की और फिर हार्ट बीट चेक की। वेद का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वो समझ गया था कि सिचुएशन कितनी सीरियस है, लेकिन वो इतने शॉक में था कि उसने नोटिस नहीं किया कि फार्म हाउस के मेन गेट के पास एक आदमी हाथ में फूड पैकेट लिए चुपचाप खड़ा था। वो रमेश था, सार्थक का सर्वेंट। लेकिन रमेश ने जब सामने का नजारा देखा तो उसके होश उड़ गए। वो मन ही मन बड़बड़ाया, बड़े साहब को बताना पड़ेगा। उन्होंने हम लोगों को ही सार्थक बाबा का ध्यान रखने कहा था, लेकिन बाबा के कहने पर हम सब उन्हें अकेले छोड़ गए। और अब वो, अरे देवा, कहीं बड़े साहब हम सबको ना मार डालें। वो तुरंत वहां से भागा और सार्थक के ग्रैंडफादर विश्वनाथ को कॉल किया। इधर वेद के दिमाग में एक के बाद एक थॉट्स आ रहे थे। अगर पुलिस को पता चला कि मैं यहां था तो मैं फंस जाऊंगा। ये एक्सीडेंट था, लेकिन कौन बिलीव करेगा? सार्थक एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली से है और कोई ना कोई नाटक जरूर होगा। मैं अभी कियारा और आरके इंडस्ट्रीज को खतरे में नहीं डाल सकता। उसने तुरंत अपने फोन से कमिश्नर लाला को कॉल लगाया, लेकिन 2-3 बार ट्राई करने के बावजूद कमिश्नर ने कॉल रिसीव नहीं किया। डैम इट, ये कमिश्नर कॉल क्यों नहीं उठा रहे? तभी उसे मयंक याद आया। उसने तुरंत मयंक को कॉल किया तो उस वक्त मयंक और वरुण अपने गैरेज में किसी कार को रीमॉडल कर रहे थे। वेद का कॉल देखकर मयंक ने तुरंत कॉल रिसीव कर लिया। हाँ वेद ब्रो। मयंक, मुझे तुरंत कमिश्नर से मिलना है। ब्रो, रात के 2 बज रहे हैं, आपको अभी मिलना है? डैड पुलिस स्टेशन में है, कोई इंपॉर्टेंट केस हैंडल कर रहे हैं। क्या हुआ? यह सुनकर वेद तुरंत पुलिस स्टेशन की तरफ निकला। रास्ते में उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, मैं इनोसेंट हूं, लेकिन कैसे प्रूव करूंगा? पुलिस स्टेशन में कमिश्नर लाला अपने कैबिन में एक केस की फाइल्स पढ़ रहे थे। तभी अचानक वेद बिना नॉक किए कैबिन में घुसा। उसकी सांस फूल रही थी और चेहरे पर पैनिक साफ दिख रहा था। उसने कमिश्नर को देखकर कहा, मुझे आपसे अर्जेंट बात करनी है। पीछे से कांस्टेबल चिल्लाते हुए अंदर आया, सर मैंने इसे रोका, लेकिन ये जबरदस्ती घुसाया। सॉरी सर। लेकिन कमिश्नर ने कांस्टेबल को बाहर जाने का इशारा किया और वेद से पूछा, वेद इस वक्त यहाँ? वेद ने चेयर पर बैठते हुए गहरी सांस ली और पूरी इंसिडेंट डिटेल में बताने लगा कि कैसे उसे पता चला कि सार्थक फार्म हाउस में है, कैसे वो वहां गया, सार्थक का ड्रंक होना, उसका अग्रेसिव बिहेवियर, फाइट और फिर एक्सीडेंटल डेथ। कमिश्नर ने हैरानी से कहा, सार्थक? मयंक का दोस्त सार्थक? विश्वनाथ जी का पोता? ये कहते हुए उनका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि अगर विश्वनाथ तक ये बात उनसे पहले पहुंच गई होगी तो वो जाने क्या करेगा। उन्होंने तुरंत सीरियस होकर पूछा, कोई विटनेस था वहां या सीसीटीवी कैमरा जो ये प्रूव कर सके कि तुमने उसे नहीं मारा? वेद ने नाव में सर हिलाया, नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ मैं और सार्थक थे। कमिश्नर ने अपना माथा रगड़ते हुए कहा, वेद, सीसीटीवी फुटेज जैसा सॉलिड एविडेंस मिल जाए तो तुम्हें लीगली ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन सार्थक के दादा विश्वनाथ कोई मामूली आदमी नहीं है। पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे, हो सकता है तुम्हारी जान पर बनाए। वेद ने जवाब में कहा, जान पर खेलने की आदत तो पुरानी है, ऐसे बदमाशों से मैं भिड़ सकता हूं, लेकिन कानून के साथ आंख मिचोली खेलने का मुझे कोई शौक नहीं है। तब कमिश्नर बोले, ठीक है, अभी तुम घर जाओ और वेद, कल तक किसी से कुछ मत कहना, ठीक है? थैंक यू सो मच सर। ये कहकर वेद निकल तो गया, लेकिन उसकी आंखों के सामने इसका विजन हट नहीं रहा था। सुबह के 4 बजे कमिश्नर अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ फार्म हाउस पहुंचे तो वहां पहले से कुछ कार्स खड़ी थी। तभी सबसे अलग वाली कार में से एक बुजुर्ग आदमी निकला, विश्वनाथ। उसके साथ 4-5 बॉडीगार्ड्स भी थे। विश्वनाथ 75 साल का था, लेकिन उसकी पर्सनालिटी काफी स्ट्रांग थी। वो एक हैवी वुडन स्टिक के सहारे से चल रहा था और उसकी आंखें आंसुओं से लाल थी और उसमें गुस्सा साफ दिख रहा था। लाला जी, विश्वनाथ ने अथॉरिटेटिव वॉइस में पुकारा। कमिश्नर ने रिस्पेक्टफुली अप्रोच किया, विश्वनाथ जी, मैं आपका दुख समझ सकता हूं, लेकिन हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है। विश्वनाथ ने अपनी स्टिक जमीन पर जोर से मारते हुए इंटरप्ट किया, इन्वेस्टिगेशन? कैसे इन्वेस्टिगेशन? मेरा पोता नशे में गलती से गिर गया, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर कमिश्नर हैरान रह गया, फिर समझाते हुए कहा,
विश्वनाथ जी, लीगल प्रोसेस फॉलो करना होगा, लॉ एंड ऑर्डर। विश्वनाथ ने कोल्ड स्टेयर देते हुए कहा, लाला जी, तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। हम कोई केस नहीं कर रहे हैं, ना कोई FIR, ना कोई लीगल प्रोसीजर। मैं अपने पोते के लिए न्याय खुद करूंगा, और वो भी अपने तरीके से। ये कहकर विश्वनाथ कार में बैठ गया और वो लोग वहां से रवाना हो गए। असल में विश्वनाथ ने कैमरा रिकॉर्डिंग देख ली थी, इसलिए उसे पता था कि वेद वहां मौजूद था। कमिश्नर को समझ आ गया कि अब वेद की जान खतरे में है। उसने इंस्पेक्टर को एक्सीडेंट की रिपोर्ट लिखने को कहा और कार में बैठते हुए तुरंत वेद को कॉल किया। वेद ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, कमिश्नर परेशान आवाज में बोले, वेद सुनो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। विश्वनाथ ने कोई केस नहीं किया, इसलिए हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाए, लेकिन उसने साफ कह दिया है कि वो अपना रिवेंज लेगा। अब बिना केस के मैं ऑफिशियली कुछ नहीं कर सकता। विश्वनाथ बहुत पावरफुल आदमी है, उसके पॉलिटिकल और अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस हैं। तुम्हें कुछ दिन शहर से दूर चले जाना चाहिए। कमिश्नर ने वेद को वॉर्न किया और वेद ने जवाब में कुछ नहीं कहा, लेकिन कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद वेद सोच में पड़ गया। अगर मैं विश्वनाथ की जगह होता तो गुस्से में आकर आज रात ही मारने की प्लानिंग करता, तो आज रात मुझ पर यानी रायज़दा मैंशन पर हमला हो सकता है। लेकिन ये बात मुझे कियारा से छुपानी पड़ेगी और कोई ऐसा आइडिया सोचना पड़ेगा कि कियारा को कुछ पता ना चले। और तभी उसके दिमाग में एक प्लान आया। उसे गुरु तेजस की एक बात याद आई, वेद, असली योद्धा वो नहीं जो सबसे स्ट्रांग हो, बल्कि वो हो जो शरीर से नहीं बल्कि दिमाग से भी काम ले। बिना स्ट्रैटेजी के कोई जंग नहीं जीती जा सकती। वेद के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई, ऐसी मुस्कान जो तब आती है जब उसे एक खुराफाती आइडिया आता है। वो बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और बाहर आ गया। करीबन 2 घंटे बाद जब सुबह की फ्रेश एयर में वेद अपनी रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा था, तब उसने देखा कि गार्डनर रामू पुराने पत्तों को साफ करने के लिए झाड़ू लगा रहा है। तब वेद ने उन्हें आवाज लगाई, रामू काका। रामू ने रिस्पेक्टफुली हाथ जोड़े। हाँ बेटा बोलो। काका, मुझे आपसे एक इंपॉर्टेंट काम है। रामू काका ने क्यूरियस होकर पूछा, क्या काम बेटा? वेद ने रामू काका को एक खास काम करने को कहा तो रामू काका की आंखें हैरानी से फैल गईं। लेकिन बेटा ये काम क्यों? वेद ने मिस्टीरियसली स्माइल करते हुए कहा, बस ये समझ लीजिए जिंदगी और मौत का सवाल है। और हाँ, किसी को कुछ मत बताना, ये हमारे बीच की बात है। रामू काका को अभी भी कंफ्यूजन था, लेकिन वेद की बात उन्हें माननी ही पड़ी। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो, शाम तक तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद वेद ने मयंक को कॉल किया और उससे विश्वनाथ की पूरी फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन भेजने को कहा। दोपहर में सार्थक के अंतिम संस्कार के बाद विश्वनाथ अपनी सबसे काबिल सर्वेंट नंदू के साथ शहर के सबसे एक्सक्लूसिव प्राइवेट क्लब द हेरिटेज में पहुंचा। ये क्लब सिर्फ अल्ट्रा रिच और पॉलिटिकली कनेक्टेड लोगों के लिए था, लेकिन विश्वनाथ सिर्फ क्लब फैसिलिटीज यूज करने नहीं आया था। क्लब के बेसमेंट में एक सीक्रेट डार्क रूम था, जहां शहर के मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल्स मिलते थे। हेवी सिक्योरिटी से गुजरते हुए विश्वनाथ उस डार्क रूम में पहुंचा। वहां करीबन 30 लोग खड़े थे। सभी के चेहरे पर कई स्कार्स थे जो उनके पास्ट की कहानी कह रहे थे। उनका शरीर मस्कुलर था और उनकी आंखों में ऐसी शातिर ठंडक थी जो सिर्फ प्रोफेशनल किलर्स में होती है। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।